बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 बायोलॉजी, इसका क्या है हमारे पास न्यू सिलेबस क्या है, ये क्या है न्यू बुक हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बुक चेंज हो गया, सिलेबस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो क्लास 9 बायोलॉजी क्या है हमारे पास न्यू बुक चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का ये क्या है, लेक्चर नंबर 3 है। तो लेक्चर नंबर 3 में हम क्या है चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले साइंटिफिक थ्योरी। सिंपल थ्योरी है क्या, देखो हम क्या पढ़ते हैं हाइपोथेसिस। जब हमने पढ़ा कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमने हल करना है, कोई बायोलॉजिकल मसला आ गया, जिस तरह मलेरिया। पिछले जमाने में देखो मलेरिया की वजह से कितने ज्यादा लोग मर गए ना, उसका कोई इलाज नहीं था। तो ये एक किस्म का बायोलॉजिकल मसला है। तो इस बायोलॉजिकल मसले को हल करने के लिए साइंटिस्ट ने 7 स्टेप बनाए थे। उस स्टेप्स के तहत वो क्या है, कोई भी बायोलॉजिकल मेथड को हल करता है, बायोलॉजिकल मसले को हल करता है। तो अब देखो बायोलॉजिकल मसले को हल करने के लिए देखो हम क्या है हाइपोथेसिस देते हैं। हाइपोथेसिस क्या है, ख्याली आइडिया, एक अच्छा आइडिया। देखो आप लोग सारे स्टूडेंट हो या नहीं, अगर मैं हर एक से पूछूं कि मलेरिया के बारे में आपका आइडिया बताओ, तो अगर ये जो अच्छा आइडिया, टेंटेटिव आइडिया, एक ख्याली आइडिया, इसको हम क्या नाम देंगे, हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस कोई न्यू चीज नहीं है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, एक ख्याली आइडिया, एक अच्छा आइडिया देना, एक टेंटेटिव आइडिया देना। अब यहाँ पर हाइपोथेसिस तो हो गया कि एक अच्छा आइडिया देना, मगर थ्योरी हमारे पास क्या है, साइंटिफिक थ्योरी। जब हमारे पास हाइपोथेसिस क्या हो जाए, प्रूव हो जाए। हाइपोथेसिस क्या हो जाए, प्रूव। हाइपोथेसिस तो समझ आ गया ना। हाइपोथेसिस क्या है, एक अच्छा, एक टेंटेटिव आइडिया है जो बहुत सारे साइंटिस्ट आपस में बैठते हैं, हर एक अपना अपना आइडिया देता है। कोई देता है कि मेरा हाइपोथेसिस ये है, कोई कहता है कि मेरा हाइपोथेसिस ये है, कोई कहता है मेरा हाइपोथेसिस ये है। मतलब हर कोई अपना आइडिया शेयर करता है। अब देखो जिसमें से, अब देखो जो साइंटिस्ट का आइडिया सबसे अच्छा होगा, तो फिर उस आइडिया को, उस हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं। उस पर 5-6 सारे साइंटिस्ट मिलकर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके वो हाइपोथेसिस ट्रू साबित हो जाए, सही साबित हो जाए, तो फिर हम कहते हैं उस हाइपोथेसिस से क्या बन जाता है, थ्योरी बन जाती है। क्या बन जाती है, थ्योरी। तो बहुत ही आसान, साइंटिफिक थ्योरी कोई मुश्किल चीज नहीं है। जब हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस के जरिए, हाइपोथेसिस को हम क्या करें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित करें कि हाइपोथेसिस सही है। मतलब जब हमारे पास एक अच्छा आइडिया मिल जाए, तो उस आइडिया पर जब हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद अगर फिर भी वो अच्छा साबित हो जाए, उसमें कोई मिस्टेक का शक ना हो, तो फिर वो हाइपोथेसिस क्या बन जाता है, थ्योरी बन जाती है। वो क्या बन जाती है, थ्योरी। अगर ऐसा हाइपोथेसिस जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करें मगर वो गलत साबित हो जाए, तो फिर वो थ्योरी नहीं बनती। तो इसी वजह से हमारे पास, तो अगर हाइपोथेसिस क्या है, उस पर हम सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट से उसको, हाइपोथेसिस को हम साबित करें, वो सही साबित हो जाए, तो फिर उससे क्या बन जाती है, थ्योरी। अब देखो जब एक दफा थ्योरी बन गई ना, अब बहुत सारे साइंटिस्ट कोशिश करते हैं कि इस थ्योरी पर फिर से क्या है, मजीद क्या है, उस पर एक्सपेरिमेंट करें, उस पर रिसर्च करें। उस थ्योरी पर जब एक्सपेरिमेंट हो जाए, टेस्ट हो जाए, उस थ्योरी को बहुत सारे साइंटिस्ट टेस्ट करते हैं। अगर वो थ्योरी रिजेक्ट ना हो जाए, अब देखो अब थ्योरी की बारी है, अगर थ्योरी पर बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च वर्क करे, वो थ्योरी रिजेक्ट ना हो जाए, गलत साबित ना हो जाए, तो उस थ्योरी से क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है। क्या बन जाती है, लॉ। तो हाइपोथेसिस पर जब एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के जरिए वो सही साबित हुआ, तो क्या बना, थ्योरी। जब बहुत सारे साइंटिस्ट थ्योरी पर क्या है उसको टेस्ट करे, उस पर एक्सपेरिमेंट करे, जब थ्योरी सही साबित हो जाए, तो उससे क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्सप्लेनेटरी थ्योरी। देखो एक हमारे पास साइंटिफिक थ्योरी, एक एक्सप्लेनेटरी थ्योरी। एक्सप्लेनेटरी थ्योरी का मतलब क्या है, फाइनल सोल्यूशन। जो हमारे पास क्या है, एक फाइनल सोल्यूशन देता है, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का फाइनल सोल्यूशन देता है कौन, एक्सप्लेनेटरी थ्योरी। तो फाइनल सोल्यूशन, फाइनल आंसर देता है। प्रिडिक्टिव थ्योरी क्या है, सॉरी प्रिडिक्टिव नहीं, प्रोडक्टिव थ्योरी। क्या है, प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव थ्योरी का मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, न्यू आइडिया और डिफरेंट हाइपोथेसिस को सजेस्ट करता है। प्रोडक्टिव थ्योरी में देखो एक हाइपोथेसिस हमने दे दिया, मगर प्रोडक्टिव थ्योरी जब हम देखते हैं, प्रोडक्टिव थ्योरी हमें फर्दर हाइपोथेसिस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और न्यू हाइपोथेसिस क्या करता है, सजेस्ट करता है, डिफरेंट हाइपोथेसिस हमें सजेस्ट करता है। तो जो डिफरेंट हाइपोथेसिस, न्यू हाइपोथेसिस हमें सजेस्ट करे, उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्टिव थ्योरी। क्या नाम देते हैं, प्रोडक्टिव थ्योरी। तो समझ आ गया, हाइपोथेसिस को प्रूव करने से थ्योरी बन जाती है, थ्योरी को प्रूव करने से क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है। तो लॉ क्या है, जब हमारे पास प्रोडक्टिव थ्योरी सेटिस्फाई हो जाए, बहुत सारे साइंटिस्ट प्रिडिक्टिव थ्योरी, प्रोडक्टिव थ्योरी, प्रिडिक्टिव नहीं, मैं बार बार गलती से प्रिडिक्टिव कहता हूं, तो प्रोडक्टिव थ्योरी पर अगर बहुत सारे साइंटिस्ट वर्क करें, वो गलत साबित ना हो, तो उस थ्योरी को फिर हम कहते हैं लॉ। लॉ ऐसा है, जब एक दफा हमने किसी चीज को लॉ कह दिया ना, तो लॉ को कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। थ्योरी रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि थ्योरी पर अभी काम बाकी है, थ्योरी पर साइंटिस्ट काम करते हैं। अगर थ्योरी बहुत सारे साइंटिस्ट ने सही साबित कर लिया,
तो फिर लॉ बन जाती है। तो लॉ कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, लॉ को कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता। तो इसके बाद जिस तरह मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आगे हम पढ़ेंगे। अब देखो मलेरिया, मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल क्या है मेथड, बायोलॉजिकल मेथड या फिर को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल मेथड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो हमारे पास क्या है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का एक एग्जांपल हमारे पास क्या आ रहा है मलेरिया। देखो मलेरिया देखो ये 2000 क्या है 2000 साल पुराना क्या है मर्ज, 2000 पुराना साल क्या है मतलब 2000 ईयर इसको हो गया मलेरिया को। इसकी वजह से इतने लोग मरे ना कि उस टाइम कोई भी इलाज नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई भी ऐसा अच्छा क्या है तबीब भी नहीं था कि इसका इलाज कर सके। तो इसकी वजह से बहुत सारे क्या है लोग मर गए। तो फिर किस तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, इसको बायोलॉजिस्ट ने किस तरह हल किया, किस तरह बायोलॉजिकल स्टेप्स को यूज किया। देखो बायोलॉजिकल स्टेप्स को मैंने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाए हैं। अब देखो आसान अल्फाज में ये जो मलेरिया है ये इटालियन लफ्ज से आया है। किस लफ्ज से आया है इटालियन। माला का मतलब क्या है बेट, एरिया का मतलब क्या है एयर, मतलब बुरी गंदी आवाज क्या है। पिछले जमाने में ये समझाता था जहां पर गंदी हवा हो उसकी वजह से क्या होता है मलेरिया होता है। इसके बाद हमारे पास मलेरिया के बारे में कुछ और पॉइंट आपने याद रखना है। मलेरिया चिल एंड फेवर डिजीज है। कौन सा डिजीज चिल एंड फेवर डिजीज, मतलब इंसान को क्या लगता है सर्दी लगता है और इंसान को बुखार भी होता रहता है, मतलब बुखार के साथ साथ आपको चिल और फेवर डिजीज। अब देखो स्वैम्पी प्लेसेस, फिर ये समझा जाता था कि मलेरिया किसकी वजह से होता है स्वैम्पी प्लेसेस। स्वैम्पी प्लेसेस का मतलब क्या है जो गंदी जगह हो जहां पर बहुत सारी पानी खड़े रहे हो तो उसको हम कहते हैं स्वैम्पी प्लेसेस। तो स्वैम्पी प्लेसेस की वजह से होता है। तो ये मलेरिया के बारे में कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। जनरल इंट्रोडक्शन कि मलेरिया का मतलब क्या है, मलेरिया कौन सा डिजीज है, चिल एंड फेवर डिजीज, और ये स्वैम्पी या मार्शी प्लेसेस की वजह से होता है। अब देखो रिकॉग्निशन, अब हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या है हल करना है। तो हमने बायोलॉजिकल स्टेप्स को किस तरह क्या है अप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमने क्या करना होगा रिकॉग्नाइज करना होगा। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है पहचानने की जरूरत है। तो पहचानेंगे हम किस तरह, रिकॉग्निशन में सबसे पहले लेवरन साइंटिस्ट, कौन साइंटिस्ट लेवरन साइंटिस्ट, ये फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, मतलब फ्रेंच में आर्मी था क्या है फ्रेंच की आर्मी में काम करता था, वहां पर फिजिशियन भी था। तो लेवरन सबसे पहला साइंटिस्ट था 1878 में। उसके लिए आपने याद रखना है इसने सबसे पहले मलेरियल पेशेंट का खून निकाला। जब मलेरियल पेशेंट का खून निकाला, जब उसको ऑब्जर्व किया था तो उसने माइक्रोस्कोप में जब उसको ऑब्जर्व किया था तो उसको एक छोटे छोटे लिविंग जानदार लिविंग मखलूक उसको नजर आया और उस मखलूक को उसने क्या नाम दिया प्लाज्मोडियम। क्या नाम दिया प्लाज्मोडियम। तो कुछ साइंटिस्ट ने उससे माना कि ये लिविंग क्रिएचर मौजूद है मलेरियल पेशेंट में, कुछ साइंटिस्ट ने नहीं माना, मगर बाद में इस पर एक्सपेरिमेंट प्रूव होता गया प्लाज्मोडियम प्रूव हो गया। अब देखो पहला साइंटिस्ट लेवरन, उसने 1878 में देखा कि मलेरियल पेशेंट के खून में छोटे छोटे लिविंग जानदार मौजूद है जिसको क्या नाम दिया प्लाज्मोडियम। सबसे पहले रिकॉग्निशन हो गया। अब देखो किस तरह ये प्रूव होता है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम का वजह है। तो मलेरिया किसकी वजह से होता है प्लाज्मोडियम। अब देखो साइंटिस्ट किस तरह इसको हल करते हैं, कितने अच्छे स्टेप बनाए हुए, अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हो आप भी कोई मसला हल कर सकते हो, आपने उसके बारे में रिसर्च करना है। दूसरा देखो ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद क्या है ऑब्जर्व करना, क्या करना ऑब्जर्व। 19th सेंचुरी में डिफरेंट बायोलॉजिस्ट डिफरेंट साइंटिस्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी मलेरिया के बारे में, कौन सी ऑब्जर्वेशन थी सबसे पहले कि मलेरिया क्या है नियर मर्शी एरिया, वो लोग जो गंदी जगह जहां पर बहुत सारी पानी खड़ी हो गंदी पानी हो गंदी मर्शी एरिया के करीब रहेंगे वो मलेरिया की वजह से ज्यादा इफेक्ट होंगे, उन लोगों में ज्यादा मलेरिया होगा, उसमें मलेरियल पेशेंट क्या होंगे ज्यादा होंगे। दूसरा क्या है अगर आप गंदा पानी पियोगे तो उससे मलेरिया नहीं होता। तो ये अपने अभी से क्लियर करना है, गंदा पानी से मलेरिया नहीं होता है। इसके बाद क्या है प्लाज्मोडियम क्या है तमाम मलेरियल पेशेंट के खून में मौजूद होता है। प्लाज्मोडियम क्या है तमाम मलेरियल पेशेंट के खून में मौजूद होता है। और मलेरिया का जो इलाज है वो क्या है क्विनाइन। ये क्या है दरख्तों, पिछले जमाने में एक दरख्त था वहां से उस दरख्त के पत्तों से क्विनाइन जड़ों वगैरह से निकाला जाता है क्विनाइन। तो मलेरिया का इलाज किससे होता है क्विनाइन, आज भी क्विनाइन के से होता है। अब देखो पहले हमने रिकॉग्नाइज किया फिर ऑब्जर्वेशन देखा डिफरेंट साइंटिस्ट की, अब हाइपोथेसिस देखते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है मुख्तलिफ साइंटिस्ट बैठे होंगे, हर साइंटिस्ट क्या करेगा अपना एक आइडिया देगा, अपना एक अच्छा आइडिया देगा। हाँ तो आइडिया क्या मिला जो सबसे अच्छा हाइपोथेसिस, देखो अरसलान अलग हाइपोथेसिस देगा अलग हाइपोथेसिस देगा आप लोग अलग हाइपोथेसिस, उसमें से जो सबसे अच्छा आइडिया होगा उसको फिर हम मजीद देखे जाएंगे, जो गलत हाइपोथेसिस होगा वो रिजेक्ट होगा। तो सबसे अच्छा हाइपोथेसिस क्या है मलेरिया इज द कॉज ऑफ प्लाज्मोडियम, कि मलेरिया का वजह क्या है प्लाज्मोडियम। तो आसान अल्फाज में प्लाज्मोडियम क्या है मलेरिया का वजह है। मलेरिया किसकी वजह से होता है प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। अब जब हाइपोथेसिस हुआ तो इसके बाद क्या है डिडक्शन।
डिडक्शन में मैंने आपको बताया, डिडक्शन में हम दो फ्रेज यूज करते हैं, एक इफ यूज करते हैं और दूसरा क्या यूज करते हैं, देन। इफ और देन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, इफ और देन। अब देखो किस तरह आपने इफ और देन को यूज करना है। आपने क्या है, इफ मलेरिया इज द काज ऑफ प्लाज्मोडियम, देखो आसान बात है, इफ मलेरिया इज द काज ऑफ प्लाज्मोडियम देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। देखो अगर इफ वाला फ्रेज, देखो आपने देखा अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम का वजह है, सॉरी अगर प्लाज्मोडियम की वजह से क्या हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, तो देन क्या, फिर क्या होना चाहिए, देन तमाम मलेरियल पेशेंट के खून में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम। तो ये डिडक्शन बना। डिडक्शन में इफ और देन क्लास बने, क्या बने, इफ और देन। इफ क्या है, इफ मलेरिया इज द काज ऑफ प्लाज्मोडियम देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब देखो जब डिटेक्शन हुआ फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट, तो ये हमारे पास डिटेक्शन होगा। अब एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक्सपेरिमेंट में फिर हमारे पास क्या है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल। कंट्रोल ग्रुप में क्या है, नॉर्मल हालात, जिस तरह आप देखो नॉर्मल हालात में बैठे हो। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है, ऐसा ग्रुप जिसमें हम क्या है, मुख्तलिफ चीज उस पर अप्लाई करते हैं, आर्टिफिशियल आलात उसको देते हैं, या इसको क्या करते हैं, उसको ऐसे क्या है मतलब उसके खून में क्या डालेंगे, प्लाज्मोडियम डालेंगे, या ऐसा मच्छर उसको छोड़ेंगे जो क्या करेंगे, उसके मुंह में प्लाज्मोडियम मौजूद है, उसके काटे कि उसको मलेरिया होता है या नहीं। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है, जिस पर हम तजर्बा करें। कंट्रोल ग्रुप क्या है, मतलब जो नॉर्मल ग्रुप हो, जो सही इंसान होंगे, बाद में हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से कंपेयर करेंगे। तो कंट्रोल ग्रुप में भी हमने 100 इंसान लिए थे और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी हमने 100 बंदे लिए थे। अब कंट्रोल ग्रुप में जब हमने देखा 100 बंदे थे, उन 100 बंदों में से जो 97 बंदे थे, क्या 97 बंदे थे, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। सिर्फ और सिर्फ 7 बंदों के खून में क्या मौजूद था, प्लाज्मोडियम। क्योंकि कंट्रोल ग्रुप वाले सारे हेल्थी जानदार थे, क्या थे, सारे हेल्थी लोग थे, क्या थे, हेल्थी लोग थे। मगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले क्या थे, सारे बीमार थे, सारे क्या थे, बीमार थे। तो 100 बंदे थे। जब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले 100 बंदे का खून जब चेक किया गया तो उसके 100 में से 100 बंदे के खून में क्या मौजूद था, प्लाज्मोडियम। क्या मौजूद था, प्लाज्मोडियम। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का तो हमें समझ आ गया कि 100 के 100 बंदे के ग्रुप के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद है, क्योंकि ये सारे क्या थे, मरीज बंदे थे। मगर जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें सारे हेल्थी लोग थे, मगर उन हेल्थी लोग में से 97 तो ठीक निकले, प्लाज्मोडियम मौजूद ही था। 7 लोग ऐसे थे जिसको खून में प्लाज्मोडियम मौजूद। अब देखो यहाँ पर साइंटिस्ट क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। साइंटिस्ट क्यों कंफ्यूज हो गए, वो इसी वजह से कंफ्यूज हो गए, उन लोगों ने ये सोचा कि ये जो 7 बंदों के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद है ना, इसको आने वाले वक्त में मलेरिया की अलामत जाहिर होंगे। क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी में खून में प्लाज्मोडियम तो मौजूद है, मगर वो अभी क्या है, रेस्टिंग फेज में। कौन सा फेज में, रेस्टिंग। उसने अपना क्या है, लाइफ साइकिल को अभी तक उतना क्या है, इफेक्टिव नहीं किया। तो इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन। कौन सा पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड में। कौन सा पीरियड में है, इंक्यूबेशन पीरियड। देखो उन 7 बंदों को मलेरिया, देखो उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम तो आया है, मगर प्लाज्मोडियम इतना इफेक्टिव नहीं हुआ है कि उसके अलामत जाहिर हो सके, आने वाले दिनों में अलामत जाहिर होंगे। तो कंक्लूजन क्या बना, कंक्लूजन ये बना कि प्रूव दैट प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। तो आसान अल्फाज में मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ये क्या हो गया, काज बना। मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। सिंपल काज हमारे पास बन गया। अब देखो जो फीमेल एनोफिलीज है, देखो फीमेल मच्छर, मेल मच्छर की वजह से प्लाज्मोडियम नहीं होता। मेल मच्छर शरीफ होते हैं, फीमेल मच्छर ही एक जगह से दूसरी जगह मलेरिया की वजह बनते हैं। क्यों, देखो फीमेल मच्छर क्या है, वो क्या है, खून चूसते हैं, उस खून को क्या है, अपने बच्चों के लिए, देखो उसमें अंडे देने, बच्चे क्या है, जनरेट करने। तो बच्चों की पैदा करने के लिए, मतलब उस बच्चों की पैदाइश करने के लिए उसके अंडों को किसकी जरूरत है, खून की जरूरत है। तो इसी वजह से वो प्लाज्मोडियम लेते हैं, उस प्लाज्मोडियम उसकी स्टमक में मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि मेल मच्छर क्या है, प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट, प्लाज्मोडियम लेते ही नहीं है ना। आसान अल्फाज में प्लाज्मोडियम का मलेरिया उसकी वजह से नहीं होता, मेल मच्छर की वजह से नहीं होता। तो फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज ऐसे है जिसकी वजह से क्या है, प्लाज्मोडियम को एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर करते हैं। अब देखो ट्रांसमिट किस तरह होता है। अब देखो हमारे पास एक बंदा है ना, नॉर्मल बंदा क्या है, ये नॉर्मल बंदा नहीं है, ये मलेरियल पेशेंट है। अब ये एक बंदा है जिसको मॉस्किटो ने खा लिया। देखो ये आसान अल्फाज में यहाँ पर एक मच्छर आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर मच्छर आ गया। ये क्या है, मच्छर, उसके क्या है, 4 टांग, मच्छर आ गया। सही है, तो मच्छर को अपने समझ आए, ये मच्छर आ गया। इसने इस मलेरियल, एमपी का मतलब क्या है, मलेरियल पेशेंट, ऐसा लो मतलब ऐसा बंदा जिसको क्या है, पेशेंट मलेरिया हो गया, जिसको क्या है, मलेरिया। तो आसान अल्फाज में ये बंदा क्या है, मलेरियल पेशेंट है। इसको किस चीज ने खा लिया, मच्छर ने खा लिया। किसने खा लिया, मच्छर।
अब ये मच्छर क्या करेगा, जब इस मलेरियल पेशेंट को खाएगा, इस मलेरियल पेशेंट से क्या लेगा, खून लेगा, क्योंकि इस मलेरियल पेशेंट के खून में क्या मौजूद है, प्लाज्मोडियम मौजूद है। तो ये जो फीमेल एनोफिलीज इस मलेरियल पेशेंट से खून लेगा, तो इसकी खून लेने का मतलब क्या है, उसने प्लाज्मोडियम ले लिया। तो इस मच्छर के मुंह में अभी क्या मौजूद है, प्लाज्मोडियम मौजूद है। अब ये मच्छर जब हेल्थी बंदे को खाएगा, एचपी का मतलब क्या है, हेल्थी बंदा, मतलब सेहतमंद बंदे को अब इस मच्छर ने खा लिया, तो ये बंदा भी क्या हो जाएगा, मलेरियल पेशेंट। क्यों, क्योंकि इस मच्छर के मुंह में प्लाज्मोडियम मौजूद है, और ये प्लाज्मोडियम भी क्या होगा, इस हेल्थी बंदे के खून में जाएगा और इसको क्या हो जाएगा, मलेरिया। तो इसी वजह से जिस बंदे को मलेरिया है उसको दूर ले जाओ, अपने से उसको नहीं सिलाओ। तो जिस बंदे को मलेरिया है उस बंदे को दूर ले जाओ। अगर उसको मच्छर ने खा लिया ना, तो अगर वो मच्छर दूसरे बंदे पर बैठ गया, उसको भी क्या होगा, मलेरिया होगा। सही है, तो ये आप बात यहाँ पे, तो इसी वजह से फीमेल एनोफिलीज। अब देखो आखिरी, इस चैप्टर का आखिरी बात, रोल ऑफ हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड ना इन रिसर्च वर्क। ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो जब हम रिसर्च वर्क करते हैं, देखो हाइपोथेसिस का कितना बड़ा किरदार है। देखो जब हमें हाइपोथेसिस मिला कि प्लाज्मोडियम किसकी वजह से होता है, मलेरिया की वजह से होता है, तो उस हाइपोथेसिस पर फिर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से जब वो प्रूव हो जाए तो फिर उससे क्या बन जाती है, थ्योरी। फिर जब हमें थ्योरी मिल जाती है तो फिर उस थ्योरी को हम प्रूव करते हैं, साइंटिस्ट उसको टेस्ट करते हैं। जब वो प्रूव हो जाती है तो उससे क्या बन जाता है, लॉ। तो देखो रिसर्च वर्क में हमें हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ की बहुत जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, जब एक अच्छा आइडिया, हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, अच्छा आइडिया। जब अच्छा आइडिया हमें मिल जाए, जब अच्छा आइडिया हमारे पास क्या है, सही साबित हो जाए, तो वो थ्योरी बन जाती है। फिर जब थ्योरी पर हम टेस्ट करते हैं, थ्योरी सही साबित हो जाए, जब हम किसी चीज पर रिसर्च कर रहे थे जिस तरह मलेरिया, तो फिर उस थ्योरी से क्या बन जाती है, लॉ। तो लॉ का मतलब ये है, उसको कोई भी रिजेक्ट। तो यहाँ तक चैप्टर एंड हो गया। चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज।